Okay students, today I am going to explain LPP by simplex method. Here the statement is given, maximize z equals to 12x1 plus 16x2, 10x1 plus 20x2 less than equals to 120, these are the constraint, 8x1 plus 8x2 less than equals to 80, the second constraint, and x1 x2 greater than equals to 0, these are the non-negative restrictions. जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ग्राफिकल मेथड में कि कोई भी अगर एलपीपी हमारे पास होती है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, फिर कंस्टेंट्स गिवन होते हैं और फिर हमारे पास क्या गिवन होता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन गिवन होती है। नाउ अब हमें क्वेश्चन को करना है सिंप्लेक्स मेथड से। तो सिंप्लेक्स मेथड को करने के लिए हमारे पास जो स्टेप 1 रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेप 1 में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन में आपको लेस देन कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव ये सब गिवन होता है, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। और जो इसका स्टेप 1 है, उस स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, या हम कह सकते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होगा कि जब भी हमें सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें ये जो लेस देन कंस्टेंट है इसको हमें इक्वेशन में चेंज करना होगा। और ये इक्वेशन में चेंज कैसे हो सकते हैं, अब आप देखें कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन इक्वल्स टू 120 है। अगर मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, इसको इक्वेशन में चेंज करना है, इक्वल करनी है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर 10x1 प्लस 20x2 के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं वापस से इसका हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 12x1 प्लस 16x2। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन में चेंज कैसे होगा, 10x1 प्लस 20x2। अब इसको इक्वल में चेंज अगर मुझे करना है तो डेफिनेटली मुझे इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर s1, एंड दिस s1 इज़ नोन एज द स्लैक वेरिएबल। तो इससे क्या हुआ, अगर मैंने इसमें s1 ऐड किया, स्लैक वेरिएबल ऐड किया, तो इससे हमारी इक्वेशन क्या हो गई, जो कांस्टेंट था वो किस में चेंज हो गया, इक्वेशन में हो गया। एंड 8x1 प्लस 8x2, और यहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल, तो वो मैं कर रही हूँ s2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 80। तो स्टूडेंट्स अब हुआ क्या कि ये जो लेस देन कंस्टेंट थे वो किस में चेंज हो गए, इक्वल की फॉर्म में चेंज हो गए। अब नीचे अगर हम देखें तो मेरे पास क्या है, x1 x2, अब मेरे पास 2 और वेरिएबल ऐड हो गए हैं, एक s1 वेरिएबल ऐड हो गया, एक x2 वेरिएबल ऐड हो गया। तो s1 s2 इसको यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया, जो s1 s2 है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स। तो नीचे हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन में ऐड हो गया। अब इन दोनों जगह ऐड हुआ है तो डेफिनेटली इसको हमें मैक्सिमाइज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें अगर मैं ऐड करती हूँ, s1 ऐड करती हूँ और प्लस मैं क्या कर रही हूँ, उसमें s2 ऐड कर रही हूँ, तो इनके कोफिशिएंट भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे तो इंक्लूड नहीं है, हमने यहाँ से वेरिएबल्स अगर ऐड किए तो हमने उसको वहाँ लिखा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़े इक्वेशन में, तो इनके कोफिशिएंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, मेरे पास बन गया मैक्सिमाइज z 12x1 प्लस 16x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 वेयर s1 एंड s2 आर द स्लैक वेरिएबल। हमने ये स्लैक वेरिएबल क्यों इंक्लूड करे, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे थे, इस लेस देन कंस्टेंट्स को हम इक्वेशन बनाना चाह रहे थे, और इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड सम वेरिएबल, और उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब फिर क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि जो लेस देन कंस्टेंट्स या ग्रेटर देन कंस्टेंट्स हैं उनको हम इक्वल वाली फॉर्म में चेंज करें। दिस इज योर स्टेप 1। क्लियर, नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा सिंप्लेक्स का क्वेश्चन करते हुए, सिंप्लेक्स के सेकंड स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करें।
ठीक है। अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन और इनिशियल, हम इनिशियल सॉल्यूशन में ये मानकर चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास क्या था, ये क्वेश्चन मेरे पास था मैक्सिमाइज जेड। अब मैक्सिमाइज जेड जो हम लोगों ने किया, मैक्सिमाइज जेड किया, तो इनिशियल सॉल्यूशन क्या हम लोग लेंगे? इनिशियल सॉल्यूशन लेंगे हम लोग कि जो प्रॉफिट है, बिकॉज दिस इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हम इनिशियल सॉल्यूशन में क्या लेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो है। और अगर ज़ीरो, ये कब हो सकता है मैक्सिमाइज जेड ज़ीरो कब हो सकता है? जब इसके अंदर यूज़ होने वाले जो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 ये भी ज़ीरो हों। अगर x1 x2 की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि z मेरे पास क्या है? ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले काम हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन निकालने का। इनिशियल सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो z है वो ज़ीरो होगा, मतलब प्रॉफिट जो होगा वो ज़ीरो होगा, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x1 x2 की वैल्यू मेरे पास क्या ज़ीरो होगी। तो इनिशियल सॉल्यूशन मेरे पास क्या निकल आया कि x1 को भी ज़ीरो मान लेते हैं और x2 को भी क्या मान लेते हैं हम लोग? ज़ीरो मान लेते हैं। क्लियर? अब देखें क्या करते हैं हम लोग। अगर मैं इस इक्वेशन में, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अगर मैं यहाँ x1 और x2 की वैल्यू ज़ीरो रखती हूँ तो मेरे पास s1 कितना आएगा? s1 विल कम आउट टू बी 120। और अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ x1 x2 को ज़ीरो पुट करती हूँ, तब s2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 80। तो इट मीन्स इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्या निकला कि x1 की वैल्यू भी ज़ीरो, x2 की वैल्यू ज़ीरो, s1 120 एंड s2 इज़ 80। तो ये मेरे पास निकल गया स्टूडेंट्स इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ कम टू द स्टेप 3। स्टेप 3 इज़ फॉर्म इनिशियल टेबल। तो हमें इनिशियल टेबल बनानी पड़ेगी, इसका एक फॉर्मेट होता है। तो इनिशियल टेबल का फॉर्मेट हमारे पास ये फॉर्मेट है। तो अब इनिशियल टेबल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस। इस इनिशियल टेबल में मैंने कुछ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ सी जे, व्हाट इज़ बेसिस, व्हाट इज़ सी बी एंड व्हाट इज़ जेड जे एंड व्हाट इज़ एक्स पी एंड रेशो। सबसे पहले कि ये जो बेसिस हैं, बेसिस की जो रो है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग वो लिखेंगे जितने भी हमारे इसमें हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है क्वेश्चन को, इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं हमारे? x1 x2 s1 एंड s2। तो जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल यूज इन द मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट फंक्शन, वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं हमारे यूज़ हो रहे हैं x1 x2 s1 एंड s2। ओके, तो इस वाली रो में हमें क्या लिखना है? द वेरिएबल यूज इन द ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ सीजे? सीजे इज द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल यूज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब x1 का कोफिशिएंट क्या है? x1 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 12। तो हियर वी राइट 12। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x2? कोफिशिएंट इज 16। तो हियर वी राइट 16। s1 का कोफिशिएंट क्या है? 0। s2 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 0। तो बेसिस में हम लोगों ने क्या लिखा? इस लाइन में हमने क्या लिखा? इस रो में हमें जितने भी वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं हमने वो लिखे हैं। और सीजे मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन द प्रॉफिट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो 12, 16, 0 एंड 0। नाउ व्हाट आर द बेसिस? बेसिस मीन्स जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल थे। बेसिक वेरिएबल मतलब जो हम लोगों ने नए ऐड किए, स्लैक वेरिएबल s1 s2, जो हमारे बाद में वेरिएबल्स हम लोगों ने ऐड करे हैं, या हम वो लिखेंगे s1 and s2. Now what is CB? CB means coefficients of these variables in the objective function. Objective function में s1 का क्या coefficient है? 0, तो we write it 0. s2 का coefficient क्या है? 0, तो हम इस पर भी क्या लिखेंगे? 0. ओके, तो इस वाली रो में वेरिएबल यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, these are the coefficients of objective function, these are the variables, basic variables, and these are the coefficients of basic variable in the objective function. Now अब ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ टेबल मतलब coefficients हमें लिखने हैं। किस किस के कोफिशिएंट? अब पहली हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी 10x1 + 20x2 + s1 = 120, तो ये जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे राइट होंगे। x1 का कोफिशिएंट पहली लाइन में क्या है?
10, x2 का कोफिशिएंट क्या है 20, s1 का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड s2 इज नॉट एडेड इन दिस इक्वेशन, सो कोफिशिएंट ऑफ s2 विल बी 0. तो s2 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0. नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन. इन सेकेंड इक्वेशन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x1? दिस इज 8. Coefficient of x2 is also 8. Coefficient of s1 is not in this equation, so we can write it 0 and coefficient of s2 is 1. तो एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम इस बॉडी ऑफ मैट्रिक्स को लिखते हैं, इन कोफिशिएंट्स को लिखते हैं हम लोग, तो ये जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल जो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड करे हैं, ये ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं यूनिट, जैसे 1 0 0 1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं. तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हो गए. नाउ कम टू दिस, व्हाट इज एक्स बी को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं. सॉल्यूशन जो कि हमने इनिशियल सॉल्यूशन निकाला है. इनिशियल सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है, इनिशियल सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला था कि s1 का सॉल्यूशन 120 और s2 मेरे पास 80. तो s1 का सॉल्यूशन क्या था 120 और s2 का सॉल्यूशन मेरे पास क्या था 80. आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं. ये भी बता सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन होती है वही हमेशा हमारे पास क्या होती है सॉल्यूशन होती है. क्लियर है यहाँ तक. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जेड जे निकालेंगे. जेड जे कैसे फाइंड आउट होता है, जेड जे का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, जेड जे हमारे पास क्या होगा जेड जे इक्वल्स टू, इसे हम लोग बोलते हैं समेशन सी बी एंड ए आई जे. सी बी आपको मैंने ये बताया और ए आई जे मैंने आपको क्या बताया, ए आई जे मैंने आपको बताया ये जो कोफिशिएंट दीज आर नोन एज ए आई जे. तो जेड जे कैसे निकालेंगे, तो जेड जे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जेड जे क्या होगा सी बी को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई. तो क्या आएगा 0 × 10 प्लस 0 × 8. क्या बोल रही हूँ मैं, 0 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई करा 8 से मल्टीप्लाई करा. तो ये मेरे पास दिस विल कम आउट टू बी 0. तो जेड जे की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या हो गई 0 हो गई. क्लियर. फिर हम इसमें आते हैं 0 × 20 प्लस 0 × 8, अगेन इट विल कम आउट टू 0. 0 × 1 प्लस 0 × 0, इट विल अगेन कम आउट टू 0. 0 × 0 प्लस 0 × 1. जो फर्स्ट इनिशियल टेबल रहती है उसमें स्लैक वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज कोफिशिएंट 0 रहता है. तो कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो डेफिनेटली विल कम आउट टू बी 0. तो जो फर्स्ट इनिशियल टेबल होती है उसमें हमारे पास जेड जो ऑलवेज हमारे पास क्या आते हैं 0 ही आते हैं. तो क्लियर है ये चीज़, कैसे निकाला हमने 0. ओके. नाउ द नेक्स्ट रो दैट इज सी आई माइनस जेड जे, इसे हम इवेल्युएशन रो भी बोलते हैं. इवेल्युएशन रो का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सी जे माइनस जेड जे, हमें क्या करना है, ये जो सी जे की वैल्यूज़ हैं इनमें से हम मुझे जेड जे को क्या करना है माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो 12 - 0 0, 16 - 0 16, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 12 - 0 12 आएगा. 16 - 0 16, 0 - 0 0, 0 - 0 0. अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या बोलते हैं, इसे इनिशियल टेबल बोलते हैं. उसके बाद जो हमारा स्टेप रहता है, स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि चेक. अभी हमने कितने स्टेप बना लिए इसके स्टेप, हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप हम लोगों ने लिखा था कि कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म. स्टेप 2 में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. एंड उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था, इनिशियल टेबल फॉर्म करनी है. तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ कम टू द स्टेप 4. अब व्हाट इज स्टेप 4? व्हाट इज स्टेप 4? वी हैव टू चेक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या वी कैन से चेक ऑप्टिमिलिटी. चेक, इसमें चेक कैसे करेंगे. नाउ इसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं. क्या कंडीशन होती हैं, अगर मेरे पास मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता है, इफ़ क्वेश्चन इज ऑफ टाइप मैक्सिमाइज, तो हमारे पास ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है कि जो सी जे माइनस जेड जे होता है इसे हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए.
ऑल Cj माइनस Zj शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. इफ क्वेश्चन इज ऑफ मिनिमाइजेशन फॉर्म तो Cj माइनस Zj मेरे पास क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास ऑप्टिमिटी चेक करने का तरीका है. अब इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास क्या था, मैक्सिमाइज जेड का था. तो इस केस में मेरे पास क्या आना चाहिए, Cj माइनस Zj सारे क्या होने चाहिए, 0 से कम होने चाहिए. लेकिन मेरे पास अगर हम देखते हैं यहाँ पर सारे Cj माइनस Zj मेरे पास क्या आ रहे हैं, सभी Cj माइनस Zj जो हैं वो पॉजिटिव नंबर आए हैं. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है. तो अब आगे क्या करें, आगे हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें आइट्रेशन करनी होगी स्टेप 5 में. आइट्रेशन टूवर्ड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इसके अंदर अब आइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूज़ जो भी Cj माइनस Zj है इसमें से हम लोग मैक्सिमम नंबर चूज़ कर लेंगे. जैसे हमारे पास क्या क्या नंबर आए हैं, 12 आया, 16 आया, 0 आया एंड 0 आया. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर को चूज़ करेंगे. तो मैक्सिमम नंबर इज 16, तो हमने इसको मैक्सिमम नंबर चूज़ कर लिया 16. तो चूज़ मैक्सिमम नंबर फ्रॉम Cj माइनस Zj इन केस ऑफ मैक्सिमम Z. अब ये जो 16 हमने चूज़ करा, ये जो कॉलम होगा इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं की कॉलम. क्या बोलते हैं इसे हम, की कॉलम. तो ये मेरे पास हो गया की कॉलम. तो आइडेंटिफाई की कॉलम, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई की कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया. कैसे करा, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारे पास क्या है, इसका की कॉलम होगा. अब उसके साथ ही अब क्या करना है, ये की कॉलम जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास एक चीज़ और निकलेगी. एक चीज़ क्या निकलेगी, ये जो कॉलम हेड करेगा जिस भी वेरिएबल को हेड करेगा. जैसे 16 हमारे पास ये वाला की कॉलम था, ये किसको हेड कर रहा है, x2 को हेड कर रहा है. तो जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें जो x2 होगा वो एंट्रिंग वेरिएबल होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट टेबल होगी उसमें से इसमें से एक वेरिएबल जाएगा और एक नया आएगा. एंटर कौन करेगा, जो कॉलम को हेड कर रहा है. कॉलम को हेड कौन कर रहा है, x2. इट मीन्स अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाले जो हमारे पास आइट्रेशन आएंगी उसके अंदर मेरे पास जो x2 होगा, x2 जो होगा वो मेरे पास क्या होना चाहिए, वो मेरे पास एंट्रिंग वेरिएबल होगा. कौन सा वेरिएबल होगा, वो एंट्रिंग वेरिएबल होगा. नाउ अब एंट्रिंग वेरिएबल तो ढूंढ लिया हम लोगों ने, हमें एंट्रिंग भी ढूंढना है और हमें लिविंग भी ढूंढना है. तो लिविंग कैसे करेंगे, लिविंग के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हम रेशो फाइंड आउट करेंगे. रेशो फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है उसको हम उसकी कॉलम से डिवाइड करते जाएंगे. कैसे, देखो 120 ये सॉल्यूशन था, इसको डिवाइड करा हमने की कॉलम के एलिमेंट से, दैट इज़ 20, इट विल कम आउट टू 6. एंड 80 डिवाइड करा 8 से, तो 80/8 इट विल कम आउट टू बी 10. अब हमें क्या करना है, ये जो हमने रेशो निकाला है इस रेशो में से मुझे मिनिमम को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमने की कॉलम चूज़ करते हुए क्या चूज़ करा था, मैक्सिमम नंबर चूज़ किया था. जब लेकिन रेशो हम करेंगे तो रेशो की रो चूज़ करते हुए रेशो में से हमें मिनिमम नंबर चूज़ करना है. एंड मिनिमम नंबर है 6, तो इसको आप यहाँ एरो लगाएं. इसका मतलब क्या होगा, ये जो 6 है ये किस रो को हेड कर रहा है, इस रो को हेड कर रहा है. इसका मतलब ये जो रो है दिस इज नोन एज द की रो. अब की रो को जो हेड कर रहा है वेरिएबल कौन हेड कर रहा है, S1. तो S1 विल बी द लिविंग वेरिएबल. तो S1 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो होगा मेरे पास लिविंग वेरिएबल. क्लियर है, क्या बताया मैंने, फिर से सुने.
हम ऑप्टिमल कंडीशन चेक कर रहे हैं। इस ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर अगर मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है तो ये जो सी जे माइनस जेड जे हैं वो सारे लेस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। जब हमने सी जे माइनस जेड जे निकाला तो ये सभी ये तो पॉजिटिव आ रहे थे, इसका मतलब क्या, हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। हम करते हैं चूज़ मैक्सिमम नंबर। जो मैक्सिमम नंबर होता है वो वाला कॉलम होता है की कॉलम, एंड की कॉलम को जिसको हेड कर रहा है दैट विल बी द एंट्रिंग वेरिएबल। तो x2 इज़ द एंट्रिंग वेरिएबल। फिर हम लोग निकालते हैं रेशो किसका, xb का की कॉलम के साथ। फिर उसमें से जो मिनिमम रहता है, मिनिमम रो जिसको हेड करेगा दैट विल बी द की रो, एंड दैट विल बी वेरिएबल विल बी द लिविंग वेरिएबल। तो हमें अब ये क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट टेबल हम लोगों की बनेगी उस नेक्स्ट टेबल के अंदर जो है S1 तो लीव कर जाएगा, उसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, x2 लिखना होगा। क्लियर है? तो कम टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। सो वी कम टू द आइट्रेशन नंबर 1। अब आइट्रेशन नंबर 1 का जो हमारे पास टेबल है उसका फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा जो कि हमने इसमें लिया था। इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बेसिस विल बी सेम, मीन्स वी कैन राइट x1, x2, s1 एंड s2, और जो इनके कफिशेंट्स हैं वो भी सेम रहेंगे, 12, 16, 0 एंड 0। ओके, नाउ अब चेंज कहाँ होना है क्वेश्चन में, चेंज कहाँ होना है हमें अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो x2 है हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, बेसिस लिखने होते हैं। बेसिस में मेरे पास यहाँ पर s1 एंड s2 था, लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि s1 जो है वो लिविंग वेरिएबल है, उसकी जगह क्या आएगा, x2 आएगा। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टेबल आएगा उसमें इस s1 की जगह मैं क्या लिखूँगी, x2, बिकॉज x2 इज़ द एंट्रिंग वेरिएबल। तो इस s1 की जगह मैंने क्या लिखा, x2 लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, CB पे क्या लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका कफिशेंट होता है। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कफिशेंट मेरे पास क्या है, 16 कफिशेंट है। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एंड द सेकेंड वेरिएबल विल बी सेम, दैट इज s2, एंड कफिशेंट विल ऑल्सो सेम, दैट इज 0। क्लियर है यहाँ तक? अब जो क्वेश्चन में चेंजेस होने हैं, अब आपका क्या करना है आपको कि मैंने आपको जैसे इसमें बताया था कि ये जो ये की कॉलम होता है, ये मेरे पास क्या होती है, की रो होता है, और ये जो इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम है दिस इज़ नोन एज द की एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है की एलिमेंट का। तो की एलिमेंट क्या होता है, की एलिमेंट होता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ की कॉलम एंड की रो इज़ नोन एज द की एलिमेंट। अब जो आपको ये नेक्स्ट टेबल बनानी है, इस नेक्स्ट टेबल में ये जो एंट्रीज हमने लिखी 12, 16, 0, 0 या ये एंट्रीज लिखी, ये हमेशा सेम रहेंगी, किसी में चेंज नहीं होंगी। चेंज यहाँ आता है जहाँ पे हम एंट्रिंग वेरिएबल, लिविंग वेरिएबल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने बताया था लास्ट टेबल में कि x2 इज़ अ एंट्रिंग एंड s1 इज़ अ लिविंग। तो s1 की जगह मैंने x2 लिखा और उसका कफिशेंट लिख दिया। अब ये जो कफिशेंट्स हैं इनमें सारा चेंज आएगा। ये हमारी नई टेबल बन रही है। इस टेबल का हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, इस टेबल का पहला स्टेप ये होता है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन में की एलिमेंट होता है, की एलिमेंट इज़ 20, जो भी की एलिमेंट होता है उस की एलिमेंट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं 1। की एलिमेंट को हमेशा क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। और ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, 1 बनाने के लिए आपको एक ही मेथड अडॉप्ट करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। अगर हम की एलिमेंट को 1 बनाना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ। अगर 20 है, इसको 1 बनाना है तो मुझे इसको 20 से ही डिवाइड कर देना चाहिए। नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो एनी अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आपको जिस नंबर को 1 बनाना है तो उस नंबर को उसी नंबर से आप जस्ट डिवाइड करें। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है 20, तो 20 को 20 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। और ये ध्यान रखें जो भी ऑपरेशन लगेगा वो किसी एक एलिमेंट पर नहीं लगता, पूरी रो पर लगता है। पूरी रो पर लगता है तो मतलब मेरे पास एक ही एलिमेंट क्या है 20 है, मुझे इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो आपको क्या करना रहेगा, इस पूरी रो को मुझे 20 से डिवाइड करना होगा। 20 से मुझे डिवाइड करना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 10 बाई पहले 20, इस एलिमेंट को 1 बनाना है तो 20/20 क्या हो जाएगा 1। 10/20 क्या हो जाएगा 1/2। 1 को
20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/20, और 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0/20, और ये हमारे पास 0/20 क्या होता है 0 ही होता है। क्लियर। तो उसकी सबसे पहली बात समझ में आई, क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने सबसे पहले की एलिमेंट की बात करी है, और की एलिमेंट का मतलब क्या होता है, की एलिमेंट को हमने 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास की एलिमेंट है, उस की एलिमेंट को अगर 1 बनाना है तो डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ। यहाँ मेरे पास 20 था तो मैंने 20 से उसे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास एलिमेंट 1 बन जाएगा। और इस सारी पूरी रो को ही करना है। 10 को 20 से किया तो 1/2, 20 को 20 से किया तो 1, 1 को 20 से किया तो 1/20, एंड 0 को 20 से 0 आ जाएगा। एंड ऑल्सो विद दिस 120 से भी रेशो नहीं निकालना हमें, सिर्फ एक्स भी निकालना है अभी। तो ये क्या आ जाएगा 120/20, इट विल कम आउट टू बी 6। क्लियर है। तो एक्स बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। तो क्या बताया इस टेबल में, मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोग नई टेबल बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला काम हमारे पास होता है की एलिमेंट को 1 बनाना। और की एलिमेंट को 1 बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि हमेशा हम जो भी एलिमेंट हम लोगों ने बनाना है, उस 1 बनाना है, उसको उसी नंबर से डिवाइड करके बना सकते हैं, तो पूरी रो जो है उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होता है कि जो हमने एक बार की एलिमेंट बना लिया है, उसकी अब क्या था मेरे पास, देखो इसमें मेरे पास 2 रो थी, एक S1 वाली रो थी, एक S2 वाली रो थी। एक रो तो मेरी चेंज हो गई, कैसे चेंज हुई, क्योंकि मैंने की एलिमेंट को 1 बनाया, डिवाइड बाय 20 किया, तो मेरी ये वाली रो चेंज हो गई। लेकिन ये रो चेंज कैसे करनी है, इसके लिए मेरे पास एक अब सिंपल सा फॉर्मूला है, मुझे उस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ कि फॉर्मूला रहेगा जो नई रो बनेगी, नई रो का फॉर्मूला है न्यू रो का। ठीक है। तो न्यू रो का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू एंड डिवाइड बाय की एलिमेंट, डिवाइड बाय की एलिमेंट। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, जो पुरानी टेबल थी इनिशियल टेबल, दिस इज नोन एज द ओल्ड टेबल। इसको कौन सी टेबल बोलेंगे, ओल्ड। और ये जो आइट्रेशन 1 है, ये मेरे पास कौन सी हो गई, न्यू टेबल हो गई। तो न्यू टेबल की न्यू रो बनाने के लिए मुझे यूज़ किसका करना है, ओल्ड टेबल का ही करना है। तो कैसे बनेगी, मुझे क्या करना है, देखो मुझे ओल्ड वैल्यू, मुझे अब क्या, ये फर्स्ट रो तो मेरी चेंज हो गई, मुझे इस वाले एलिमेंट पे नया लिखना है, नई वैल्यू लिखनी है। तो नई वैल्यू इसके लिए लिखने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसकी ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 8, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, ये जो है 8। ठीक है। इसका इस वाले में की कॉलम कौन सा था, ये वाला था, तो इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 8, मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, की रो मेरे पास ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू बन रही है 10, एंड की एलिमेंट इज 20। फिर से देखें क्या है, ओल्ड वैल्यू इज 8, इस माइनस करना है करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो इसका जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर की कॉलम ये था, तो इसके सामने की कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 8 आ रही है, तो 8 लिख दिया। की रो में चेक करें, इसके सामने की रो में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इसके सामने की रो में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10, और की एलिमेंट इज 20। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 80/20, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। गॉट इट। फिर से देखते हैं, एक वैल्यू और देखते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इस 8 के ऊपर। अब 8 ओल्ड वैल्यू इज 8, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, ये तो खुद ही की कॉलम है, तो की कॉलम में तो इसकी वैल्यू यही है 8। करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है की रो में
20, इसके जस्ट की रो में देखो 20 डिवाइड बाय 20, क्योंकि की एलिमेंट भी 20 है, तो ये मेरे पास 8 माइनस 8 क्या आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0 आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कौन सी है मेरी 0। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, 0 के सामने की कॉलम में आते हैं, की कॉलम ये है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके सामने कौन सी पड़ रही है 8, तो ये मेरे पास हो गया 8। की रो वैल्यू इसके सामने की कॉलम रो में आते हैं, इसके सामने कौन सी वैल्यू पड़ रही है 1 और डिवाइड बाय 20, तो ये क्या आ जाएगा -8/20, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, दिस इज -2/5, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -2/5। नाउ कम टू दिस ओल्ड वैल्यू इज 1। की कॉलम में इसे की कॉलम में ये है की कॉलम, करस्पॉन्डिंग इसके सामने कौन सी वैल्यू पड़ रही है 8, ठीक है, और उसके बाद 8 आया, इसके सामने की रो में कौन सी वैल्यू आ रही है, की रो में वैल्यू कौन सी आ रही है 0, तो डिवाइड बाय की एलिमेंट दैट इज 20, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इज 1, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर है। नाउ कम टू दिस एक्स बी। एक्स बी में अगर हम आते हैं तो ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 80, 80 के सामने की कॉलम ये है, इसके सामने कौन सी वैल्यू पड़ रही है मेरे पास 8, की रो कौन सी है ये, इसके सामने कौन सी वैल्यू पड़ रही है ये 120, डिवाइड बाय की एलिमेंट इज 20, की एलिमेंट इज 20, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 80 माइनस 48, 80 माइनस 48 दैट इज 32, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 30। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या करा है मैंने इसमें, ये वैल्यूज़ आ गई। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें वापस क्या करना है, इसमें ZJ निकालना है, ZJ। तो ZJ मैंने क्या बताया था कि जो CB होता है, CB को उसके AIJ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 इंटू 1/2 इट विल कम आउट टू 8 प्लस 0 इंटू 4 0, तो ये क्या कितना आ जाएगा ये 8। कैसे किया मैंने, 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा 8 आया, प्लस 0 को 4 से किया तो 0 आया, तो 8 प्लस 0 मेरे पास क्या आ गया 8। नाउ 16 इंटू 1 16 एंड 0 इंटू 0 0, तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा ये 16 आ जाएगा। नाउ 16 इंटू 1/20 ये कितना आ जाएगा 4/5, तो 16 इंटू 0 0 इंटू 1 0, ठीक है। सॉल्यूशन अब नहीं भी फाइंड आउट करेंगे अभी तो चलेगा। तो दीज आर द ZJ। उसके बाद क्या होता है भाई, क्या निकालते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग निकालते हैं CJ माइनस ZJ। क्यों निकालते हैं, टू चेक द ऑप्टिमलिटी। तो अब CJ माइनस ZJ करें, 12 माइनस 8 दैट इज 4, ये 12 था, 12 माइनस 8 कितना आया 4 आया, फिर 16 माइनस 16 0 एंड 0 माइनस 4/5 दिस इज -4/5 एंड 0 माइनस 0 0। अब ऑप्टिमल कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि सभी CJ माइनस ZJ क्या होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए, पर हम देख रहे हैं अभी भी हमारे पास ये नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया, ये 0, पर अभी भी मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है। हम फिर आगे इसको प्रोसीड होगा क्वेश्चन फिर से, तो हम क्या करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं हम लोग, हम इसमें से क्या चूज़ करते हैं, मैक्सिमम नंबर चूज़ करते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर इज़ 4। अब 4 चूज़ करेंगे तो इसका मतलब मेरे पास क्या है 4 चूज़ किया, तो ये जो 4 मैंने चूज़ किया इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि रो हो जाएगी। क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। तो रेशो निकालते हैं तो कैसे, क्योंकि हमने की रो कॉलम तो निकाल दिया, अब हमें की रो निकालने, की रो के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या बताया था कि XB को हम किससे डिवाइड करते हैं, की कॉलम की एलिमेंट से। तो XB को किससे डिवाइड करना है, की कॉलम की एलिमेंट से। तो ये आ जाएगा 6/1/2, कितना हो जाएगा ये 12, और ये कितना आएगा
32/4, 32/4 दैट इज़ 8। रेशो में से हम क्या चूज़ करते हैं, रेशो में से हम मिनिमम नंबर चूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास जो रो होगी मिनिमम नंबर वाली, दिस विल बी की रो। तो ये की कॉलम हो गया और ये मेरे पास क्या हो गई, की रो हो गई। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4, दिस इज नोन एज अ की एलिमेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें इसको हमें 1 बनाना होगा, दिस इज नोन एज अ की एलिमेंट। और हमें क्या डिसाइड करना होता है, यहाँ से हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एंटरिंग है और कौन सा लिविंग है। तो कैसे मालूम चलेगा हमें, ये जिस कॉलम को हेड कर रहा है, कौन सा वेरिएबल हेड कर रहा है, x1। नाउ इन नेक्स्ट x1 इज द एंटरिंग, क्योंकि किसको हेड कर रहा है, x1 को। एंड इन द की रो 8 किसको हेड कर रहा है, s2 को। इट मीन्स s2 विल बी द लिविंग। ठीक है, तो x1 हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल बनेगी वहाँ पर s2 की जगह हम क्या लिखेंगे, x1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x1 इज एंटरिंग एंड s2 इज लिविंग एलिमेंट। तो हम आते हैं नेक्स्ट आइटेशन पे, आइटेशन नंबर 2। तो आइटेशन नंबर 2 के लिए हम टेबल बनाएंगे। सो दिस इज़ आवर आइटेशन सेकेंड, फॉर्मेट टेबल का ही। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता है, तो बेसिस तो हमारे सेम रहेंगे। बेसिस इज x1, x2, s1 एंड s2 एंड दिस विल ऑल्सो सेम 12, 16, 0 एंड 0। क्लियर है। नाउ अब हमने जो भी लास्ट आइट्रेशन में देखा था, हम लोगों ने क्या बताया था, x1 एंटरिंग एंड s2 लिविंग। मतलब जहाँ s2 लिखा है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, x1 लिखना है। तो जहाँ s2 लिखा है वहाँ पे मुझे क्या लिखना है, x1। तो ये x2 तो सेम रहेगा, x2 का यहाँ पे 16 है, बट इस s2 की जगह क्या आ जाएगा, x1। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का कफिशिएंट लिखते हैं। तो x1 का कफिशिएंट मेरे पास 12 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना है, ये नई जो आइटेशन 2 है वो आइटेशन 1 से भी बिल्कुल नई टेबल बनेगी। ये न्यू थी, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगी, न्यू 1। मतलब इससे भी हमें नई वाली टेबल बनानी है। तो सबसे पहला काम हमारे पास, मैंने आपको बताया कि क्या रहता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है। तो इसमें हमारे पास की एलिमेंट मेरे पास क्या है, 4 है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि क्या मेथड यूज़ करना है हमें की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए, डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ। तो ये 4 है, इसको अगर 1 बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर 4। तो क्या करेंगे, इस पूरी रो को, रेशो को नहीं, रेशो हम बाद में फाइंड आउट करते हैं, इस पूरी रो को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस डू, 4/4 क्या हो जाएगा, 1। 0 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और ये जो -2/5 है इसको हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, -2/5 को अगर हम 4 से करते हैं, इट विल कम आउट टू बी, डिवाइड करेंगे 4 से तो दिस विल कम आउट टू बी 1/10, -1/10 एंड 1 को जब 4 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो आएगा 1/4। और 32 को जब 4 से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है। ये रो कैसे लिखी है मैंने, ये मैंने क्या किया, की एलिमेंट को मुझे 1 बनाना था, और 1 बनाने का मैंने आपको क्या मेथड बताया, जो भी की एलिमेंट का नंबर हो उसको उसी नंबर से क्या करना है, डिवाइड, पूरी रो को डिवाइड करना है। सिर्फ एक ऑपरेशन जो है वो किसी एक नंबर पे नहीं लगता, पूरी रो पर लगता है। तो ये 1, 0 इसको करा तो -1/10, 1 को किया तो 1/4। अब फिर से हम वही वाला मेथड करेंगे। मेथड मैंने आपको क्या बताया था, न्यू वैल्यू क्या होती है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू और डिवाइड बाय द की
एलिमेंट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, कैलकुलेशन करते हैं। अब मुझे ये वाला नंबर चाहिए, दिस वन। तो आप इसकी ओल्ड वैल्यू देखें। ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/2। ओल्ड वैल्यू इज 1/2। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, ये 1/2 है, तो की कॉलम तो ये खुद ही है, तो इस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या हो गई इसकी, क्योंकि अगर हमने इसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू देखना, ये तो रो में आ गया, तो इसका 1/2 का 1/2 हो जाएगा। माइनस की रो वैल्यू, की रो वैल्यू क्या होगी, इसके सामने की रो के मेरे पास क्या आ रही है, 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है मेरे पास, की रो की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, और की एलिमेंट भी मेरे पास क्या है 4। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे इसकी, क्योंकि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 2 सा 4, और 2 को इससे करेंगे तो 1/2, 1/2 माइनस 1/2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ अब मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली। इसकी ओल्ड वैल्यू मेरे पास टेबल में क्या है, 1, तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, इसके सामने की कॉलम ये है, और इसके सामने की कॉलम में वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। इसकी की रो कौन सी है, ये की रो है क्वेश्चन के अंदर, इसमें इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, 0। की एलिमेंट मेरे पास क्या है, 4, तो 1 माइनस 1/4। कैलकुलेट करें इसे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं हम, 1 0, ये तो 0 ही आ गया ना, तो 0 से कोई भी चीज़ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू पुरानी वैल्यू देखिए, उसकी क्या है, 1/20, तो 1/20, ओल्ड वैल्यू इज 1/20 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, की कॉलम ये है, और इस की कॉलम में इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, इस की रो ये है, इसके सामने S1 की वैल्यू लिख रहे थे ना, हाँ, 120 के सामने 1/2, और 120 के सामने क्या आ रही है, -2/5। दिस विल बी -2/5 एंड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1/10। 1/20 इज द ओल्ड वैल्यू, माइनस इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 1/2, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इज -2/5, एंड 4 इज योर की एलिमेंट, इट विल कम आउट टू बी 1/10। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये वाला एलिमेंट। ये मेरे पास क्या आया, ये आया मेरे पास 1/10। अब इस S2 की वैल्यू लिखनी है। S2 की हमारे पास ओल्ड वैल्यू क्या है, 0। इसके सामने की कॉलम की वैल्यू क्या है, 1/2। इसके सामने की रो की वैल्यू क्या है, 1, की एलिमेंट इज 1। सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/8। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई -1/8। नाउ कम टू दिस, मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। इसकी पुरानी वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 माइनस 6 के सामने करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 1/2, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इज 32 डिवाइड बाय 4, एंड इट विल कम आउट टू बी, सोल्व करें इसे, ये सोल्व करने पे हमारे पास आएगा, सोल्व करने पे ये मेरे पास आ रहा है -1/, यानी ये हमारे पास सोल्व करने से 2 आएगा, बिकॉज 2 6 4 4 16, 6 में से 4 गए, ये आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सभी वैल्यूज़ निकल गई। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकालने के बाद हमारा काम क्या रहता है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं ZJ। तो ZJ कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था, CB को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। तो 16 × 0 0, 12 × 1 12, तो 0 + 12 कितना आ गया मेरे पास, 12।
16 इंटू 1 16 प्लस 12 इंटू 0 0, तो 16 इंटू 1 16। 16 को 1/10 से करें, 12 को -1/10 से करें और ऐड करें तो इट विल कम आउट टू बी दिस विल कम आउट टू बी 2/5। फिर 16 को -1/8 से करें प्लस 12 को -1/4 से करें, कैलकुलेट करें, इट विल कम आउट टू बी 1। तो ये मेरे पास जेड जे आ गए। जेड जे निकालने के बाद हमारे पास क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे निकालना। सी जे माइनस जेड जे मतलब ये सी जेस की वैल्यू है, ये जेड जे की वैल्यू है, तो इनको हम माइनस करेंगे। तो 12 - 12 0, 16 - 16 0, 0 - 2/5, दिस विल बी -2/5 एंड 0 को 1 से माइनस करेंगे तो -1। फिर हम क्या चेक करेंगे, इसकी ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि सी जे माइनस जेड जे क्या होने चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो अब हम देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज़ या तो 0 है या फिर मेरे पास क्या नेगेटिव। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो हमारे पास इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, सो आंसर विल बी x1 8 एंड x2 की वैल्यू क्या आएगी 2। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर x1 की वैल्यू मेरे पास 8 एंड x2 विल बी 2 और z हमारे पास क्या होगा, इसके मैक्सिमाइज फंक्शन में आप पुट करके देखें। मैक्सिमाइज फंक्शन क्या था, 12x1 प्लस 16x2, तो 12x1 प्लस 16x2, 12 8 ज़ा 96, 16 2 ज़ा 32, 128 will be your answer. Okay students, hope you got it. Okay, thank you and take care.